नमस्कार साहित्य प्रेमियों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल माइलस्टोन एक्सप्रेशन पर। यह कहानी है 9 साल के एक मासूम बच्चे बंटी की, जो अपने माता पिता के टूटते रिश्ते के बीच कहीं खो जाता है। मम्मी की शादी हो गई। यो शादी जैसा कुछ भी नहीं हुआ था, न बाजा गाजा, न हाथी घोड़ा, न आतिशबाजी। पर जो कुछ भी हुआ बंटी ने अपनी आंखों से देखा, शादी के बीच में रहकर देखा। फिर भी जाने क्यों उस दिन कुछ भी महसूस नहीं हुआ था। लेकिन आज सर्दी की सांझ के धुंधले में खुली छत पर अकेले लेटे जैसे फिर मम्मी की शादी हो रही है। बाहर नहीं, बंटी के अपने भीतर हो रही है, मन की परतों पर। और इस बार बंटी केवल देख ही नहीं रहा, महसूस भी कर रहा। हल्की सी सजावट ओढ़े क्लब का लॉन, परिचित अपरिचित चेहरों की भीड़, हंसी मजाक, खाना पीना, बधाई हो, मुबारक हो, अरे बंटी मिठाई खिलाओ बेटे, अपनी मम्मी की शादी की मिठाई खिलाओ, कितने बच्चे, जाने कितनी आवाज़ें थी, कितनी बातें थी। आज तो सब मिलजुल कर केवल एक शोर भर रह गई थी। उस दिन सारे लॉन के पेड़ पौधों पर लाल पीली बिजली के फूल खिले थे, न जाने कितने फूल, जिनसे रंगीन रोशनी झल रही थी। इस समय भी वह आंखें बंद करे या खोले, चारों ओर फैले हुए वे फूल झिलमिलाते नजर आ रहे हैं। और फूल ही क्यों, या कि शादी की वह सांझ ही क्यों? शादी के पहले की भी तो बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो पहले केवल बाहर ही हुई थी, पर इस समय एक साथ मन में डूबती उतराती आ रही हैं। और कितना साफ है वो सब, जैसे अभी अभी हो रहा है। लगता ही नहीं कि वह सब कुछ हो चुका है। लग रहा है जैसे तब हुआ ही नहीं था, बस अभी हो रहा है, बिल्कुल अभी। बंटी अपने टेबल पर बैठा होमवर्क कर रहा है और मम्मी कॉलेज की फाइलें देख रही हैं। तभी गोद में गुड़िया को लटकाए पीछे वाले दरवाजे से टीटू की अम्मा घुसी। मम्मी थोड़ा चौंकी। अरे आप, कहिए कैसे आना हुआ, बैठिए। क्या बताऊं बहन जी, पड़ोस में रहकर भी कभी आना जाना नहीं होता। दोपहर को घंटा आध घंटा निकल भी जाए, पर सवेरे शाम को तो पलक झपकने तक को फुर्सत नहीं मिलती। फिर उसकी ओर देखकर बोली, अब आपके बंटी को देखो कैसा चुपचाप पढ़ रहा है। एक हमारे बच्चे हैं, 24 घंटे घर में महाभारत बचा कर रखते हैं। टीटू नहीं आया अम्मा? इस घर में आकर अम्मा कैसा मीठा मीठा बोल रही हैं, तभी तो पूछने की हिम्मत हुई। टीटू कहाँ आएगा, वहां कैरम जो जमी हुई है। बंटी, जाओ तो बेटे फूफी से कहो कि चाय बनाए। नहीं बहन जी, मैं तो चाय पी कर आई हूँ, और यूँ सच पूछो तो आज तो मिठाई खाने आई हूँ। मुझे तो कल रात को ही इन्होंने आकर खुशखबरी सुनाई, बोले तुम जाकर बधाई दे आओ। यूँ आना जाना चाहे बच्चों तक ही है, फिर भी पड़ोसी तो है ही। और अम्मा के चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कान फैल गई। मम्मी का चेहरा इतना लाल क्यों हो गया? पहले जब डॉक्टर साहब को 1-2 बार देखा था तो सोचा कोई बीमार होगा, पर जब बंटी ने बताया कि कोई बीमार नहीं है तो सोचा भाई आते होंगे। मम्मी चुप। बस केवल उनकी एक उड़ती सी नजर बंटी ने अपने चेहरे पर महसूस की। मेरी तो बहन जी, आप जानो दूसरों के घरों में ताक झांक करने की आदत ही नहीं है। अब पड़ोस में रहते हैं तो दिखता तो सब कुछ है, पर इधर उधर कुछ पूछताछ करूं, कुछ कहूं सुनूं, ऐसा मेरा स्वभाव ही नहीं है। फिर आप पढ़ी लिखी ठहरी, प्रिंसिपल ठहरी, सो तरह तरह के लोग आएंगे ही आपके पास। मम्मी तो जैसे बुद्ध बनकर रह गई। बंटी तो बहुत खुश होगा, बेचारा अकेला डाव डाव डोला करे था। मुझे तो बड़ा तरस आता सच में। अब पापा भी मिल जाएंगे और भाई बहन भी। अनायास से उसकी नजरें मम्मी से जा टकराई। पता नहीं क्या था उन नजरों में कि वहां और बैठा नहीं रह सका। रात में मम्मी उसे समझा रही थी, तुझे अच्छा लगेगा बंटी, वहां बहुत अच्छा लगेगा बेटे। मम्मी ने जितनी बातें कही बंटी सब सुनता रहा, बिना एक भी प्रश्न किए, बिना जरा भी विरोध किए। बस पापा का चेहरा बराबर आंखों के सामने कौंधता रहा। बंटी अपने पलंग पर पड़ा रहा, गर्दन तक रजाई ओढ़े। अंधेरे में कमरा, सिर्फ मम्मी टेबल लैंप जलाकर अपनी मेज पर कुछ लिख रही हैं। मम्मी हमेशा किसी न किसी काम में लगी रहती हैं आजकल। बंटी को खाने के लिए कहती हैं तो खा लेता है, दूध पीने के लिए कहती हैं तो दूध पी लेता है, जब पढ़ने के लिए कहती हैं तो पढ़ने बैठ जाता है। आधे अंधेरे आधे उजाले में बैठी कैसी लग रही है मम्मी। एकाएक मन में कौंधा बंगाल की जादूगरनी। फूफी ने सुनाई थी कहानी, या शायद कहीं पढ़ी थी। उसके आधे शरीर से अंधेरा फूटता था और आधे शरीर से उजाला। जाने कैसा भय मन में समाने लगा। जिस दिन से डॉक्टर साहब वह जादू वाली शीशी इस घर में रख गए हैं, बंटी के मन में एक अजीब सा डर कुलबुलाता रहता है। एक बार तो हिम्मत करके उसने उस शीशी को ढूंढा भी था, सारी दराजें, सारी अलमारी, पर मिली नहीं। जादू की चीजें जादू के ढंग से छिपाई जाती हैं शायद। एकाएक मम्मी ने टेबल पर झुकी हुई गर्दन ऊपर उठाई और घूमकर बोली, बंटी
बंटी ने खट से आंखें बंद कर ली। वही परिचित स्वर, अपनी मम्मी का स्वर। तो मन का डर धीरे धीरे बहने लगा। सो गया बेटा? मम्मी पास आई और एक बार रजाई को ठीक से उसके चारों ओर लपेटा, फिर उसी के पलंग पर बैठकर धीरे धीरे उसका माथा, उसके गाल सहलाती रही। बंटी को लगा जैसे बिना बोले ही मम्मी फिर आश्वस्त कर रही हैं। तुझे अच्छा लगेगा बंटी, तुझे वहां अच्छा ही लगेगा। मम्मी के इस स्पर्श से ही बंटी के मन के भीतर ही भीतर तेजी से कुछ पिघलने लगा। एक बार मन हुआ रजाई उतार कर फेंक दे और मम्मी से लिपट जाए, पता नहीं मम्मी को आश्वस्त करने के लिए या खुद आश्वस्त होने के लिए। पर उमड़ते आवेग को उसने होंठ भींच कर रोक लिया। बहू जी, फूफी की आवाज कैसे बदली हुई है। एक बार मन हुआ कि आंख खोलकर देखे कि फूफी ही बोल रही हैं। क्या बात हो गई फूफी? मम्मी कितना मीठा बोल रही हैं। बहुत दिनों से उसने मम्मी की ऐसी मीठी आवाज ही नहीं सुनी। इतने साल आपकी नौकरी कर ली बहू जी, अब भगवान की नौकरी करेंगे और क्या। कुछ बात भी बताओगी? फूफी चुप। रो तो नहीं रही, पर किसी तरह की भी तो कोई आवाज नहीं आ रही। तुम भी मुझसे नाराज हो फूफी? मम्मी की आवाज जैसे पिघलकर थरथरा रही है। अरे हम नौकर आदमी, हम कैसे नाराज होंगे? पर भगवान ने जीभ दी है तो बोलेंगे जरूर। आप 100 जूता मारोगे तो हम तनिको चिंता नहीं करेंगे, पर बोले बिना हमसे रहा नहीं जाएगा। बंटी का मन फिर जाने कैसा कैसा होने लगा। अब आप जो कर रही हैं बालक बच्चा को लेकर, सो आपको शोभा देता है। बड़े आदमियों की बड़ी बात मुंह पर कौन बोलेगा और काहे बोलेगा? पर फूफी तो मुंह पर ही बोलेगी। अब फूफी भी शादी वाली बात ही कहेगी। मम्मी का शादी करना बुरी बात है। आप तो जानती हैं साहब को लेकर हमारे मन में आज भी कैसा गुस्सा है। अब आप भी वही सब करेंगी? हमसे नहीं देखा जाएगा ये सब। मम्मी जरूर बैठी बैठी होंठ काट रही होंगी। मम्मी से जब जवाब देते नहीं बनता तो बस यूं ही होंठ काटती हैं। जवानी यूं ही अंधी होती है बहू जी, फिर बुढ़ापे में उठी हुई जवानी महासत्यानाशी। साहब ने जो किया उसकी आपकी मट्टी पलित हुई, और अब आप जो कर रहे हैं इस बच्चे की मट्टी पलित होगी। चेहरा देखा है बच्चे का कैसा निकल आया है, जैसे रात दिन घुलता रहता हो भीतर ही भीतर। फूफी, एक सख्त सी आवाज कमरे को चीरती हुई इस कोने से उस कोने तक गूंज गई। एक क्षण को बंटी भीतर ही भीतर सहम गया। देखो फूफी, मैं तुम्हारी बहुत इज्जत करती हूँ, अपनी माँ से भी ज्यादा, पर माँ को भी कभी मैंने अपनी बातों के बीच में नहीं बोलने दिया। मुझे याद नहीं वे कभी बोली हूँ। एक क्षण को मम्मी रुकी। ये अधिकार तो मैं किसी को दे ही नहीं सकती। हमने कहा ना बहू जी, आप हमें हरिद्वार भिजवा दो बस। तुम जिस दिन जाना चाहो मैं इंतजाम करवा दूंगी। तुम यहाँ से जो कुछ भी चाहो ले जा सकती हो। इस घर पर तुम्हारा भी उतना ही अधिकार है जितना कि मेरा। और तो और क्या कहूँ। मम्मी के स्वर में अजीब सी नरमाई आ गई। नरमाई नहीं, जैसे मम्मी थक गई हो। तो क्या फूफी चली जाएगी? बिना फूफी के कैसे रहेगा वो? रह सकता है कभी? मम्मी ने उसे क्यों नहीं समझाया कि फूफी तुम्हें वहां भी अच्छा लगेगा, वहां भी बहुत अच्छा लगेगा। कल वह समझाएगा फूफी को। फूफी मम्मी की बात चाहे न माने, उसकी बात नहीं टाल सकती। फूफी भी तो उसके बिना कैसे रहेंगी, और अगर फूफी न रुकी तो खट। मम्मी ने शायद उठकर टेबल लैंप बंद कर दिया। बंद आंखों ने भी महसूस किया कि कमरे का अंधेरा खूब गाढ़ा हो गया। बंटी ने आंखें खोली। घुप। अंधेरे में डूबी हुई मम्मी की आकृति बहुत धुंधली से दिखाई दी। धीरे से वह भी बगल वाले पलंग की रजाई में दुबक गया। फूफी के जाने के बाद बंटी के मन में बहुत कुछ उखड़ बिखर रहा, और मम्मी की शादी के बाद इस घर में बहुत कुछ उखड़ बिखर गया। एक ही दिन में इस घर का बहुत सा सामान उस घर में समा गया। सोमवार को इस घर की मम्मी भी उस घर में जाकर समा जाएंगी। किसी ने कह दिया कि सोमवार शुभ दिन है, सो मम्मी रुक गई। फूफी नहीं समा सके तो हरिद्वार चली गई। बंटी है कि जानता नहीं वो कहाँ जाए, कहाँ समा पाएगा। पहले मम्मी ने समझाया था तो बंटी समझ गया था, पर फूफी ने जाकर सब कुछ गड़बड़ा दिया। फूफी के बिना तो उसे कहीं भी अच्छा नहीं लगेगा, यहाँ भी नहीं और वहां तो बिल्कुल नहीं। जब से फूफी गई है तब से फूफी का जाना आंखों के सामने तैरता ही रहता है। जाते जाते भी कैसे फूफी रसोई के बर्तन धो धोकर जमाती रही थी। बंटी कभी मजाक करता था, फूफी बुला की राक्षस की जान तोते की टांग में बसती है, तेरी जान इस रसोई में बसती है, तुझे किसी दिन मारना होगा न तो। अरे नहीं बसेगी जान रसोई में तो रोटी नहीं मिलेगी खाने को, समझा। जाने क्यों लगता है जैसे फूफी अभी भी अपनी जान यहीं छोड़कर गई और चौके की जान ले गई।
चौंकेगी ही क्यों, बिना फूफी के सारा घर ही कैसा हो गया। जब रात दिन फूफी घर में रहती थी तो फूफी का होना पता ही नहीं लगता था। बस फूफी है तो है, पर अब फूफी नहीं है तो सारे समय पता लगता है। फूफी नहीं है, फूफी नहीं है। प्लेटफॉर्म पर खड़ी है फूफी, एक छोटी सी टीन की संदूकची और उस पर रखी एक गठरी। मम्मी ने बहुत कुछ देना चाहा पर फूफी ने कुछ नहीं लिया, बस बंटी को अपने से चिपका कर रखा है। आंख के आंसू है कि थम ही नहीं रहे। बंटी फूफी से चिपक कर खड़ा है, आंख में एक भी आंसू नहीं। जो कुछ वो देख रहा है बस देख ही रहा है, पर विश्वास नहीं हो रहा कि फूफी सचमुच आ रही है या फूफी उसे छोड़कर जा सकती है। उसकी छोटी सी हथेली में फूफी का हाथ है जिसे उसने कसकर पकड़ रखा है और इसीलिए फूफी उसके पास है, उसकी पकड़ में है। मम्मी ने पर्स खोलकर 100 रुपए का नोट देते हुए कहा, फूफी तुम्हें बंटी की कसम है, इसे रख लो, यो लो। पता नहीं मम्मी आगे क्या कहना चाहती थी। नहीं, हमें पाप में मत डालो बहू जी, कसम दिलाकर हम कुछ नहीं लेंगे। भगवान के दरबार में जा रहे हैं, रुपया पैसा का क्या होगा। देना ही है तो एक वचन दो कि हमारे बंटी भैया को जैसा आपने बिसरा दिया है आजकल, वैसा और मत करना। बाप के रहते या बिना बाप का हो रहा, अब माँ के रहते या बिना माँ का ना हो जाए। अब फूफी ने साड़ी में मुंह छिपा लिया। मम्मी की आंखें कैसे छलछला गई। कैसी बातें करती हो फूफी। इससे आगे मम्मी से कुछ कहा नहीं गया। चपरासी ने भीड़ में फूफी को भीतर ढकेल दिया। सीटी, झंडी, फिर सीटी, भीड़, शोर, बदबू और सबके बीच एक कांपता पसीजता हाथ बंटी की छोटी सी हथेली के बीच में से फिसलता चला गया। बंटी और उसे पकड़कर नहीं रख सका और उसके बाद से जैसे एक एक चीज बंटी के हाथ से निकलती ही जा रही है। अब तो शायद वह किसी को पकड़कर नहीं रख सकेगा। लौटते समय बंटी सोनसा मम्मी के बगल में बैठा है। बंटी, मम्मी ने प्यार से उसे अपनी बाह में समेटा कि बंटी एकाएक फूटकर रो पड़ा। फूफी को ले आओ मम्मी, फूफी को ले आओ। रोते नहीं बेटे, थोड़े दिनों में अपने आप आ जाएंगी। तेरे बिना वो रह सकेंगी कहीं भी। थोड़ी देर पहले प्लेटफॉर्म, सामान और रेल के बीच में ही बंटी को लग रहा था कि फूफी कहीं नहीं जाएंगी, वो जा नहीं सकती। अब मम्मी के कहने पर भी लग रहा है वो नहीं आएंगी, वो कभी नहीं आ सकती। दूसरे दिन स्कूल से लौटकर जब माली की बहू ने खाना दिया तो फूफी का जाना जैसे मन को भीतर तक मत गया। उसे याद नहीं कि स्कूल से लौटने पर किसी और ने कभी उसे खाना दिया हो। और क्या फूफी केवल खाना खिलाती थी? खाने के साथ डांट, डांट के साथ लाड और भी जाने क्या क्या तो रहता था। पर इस घर से जा सकती है फूफी? उसका तुलसी का चबूतरा, तार के एक कोने पर सूखती मटमैली सी धोती और चोगे जैसा ब्लाउज, आंगन की दीवार में बनी ताक पर रखे सिंदूर से रंगे पुते उसके हनुमान जी, उसके सरोते की खटखट, उसके पसीने की गंध, उसके बेसुरे गले से निकली गीत की कड़ियाँ, उसकी कहानियों के राजा रानी, भूत प्रेत, जादूगर, राक्षस, सब कुछ इस तरह समाया हुआ है इस घर में कि यहाँ से वो जा ही नहीं सकती। पर परसों तो ये घर भी छूट जाएगा, तब फूफी भी पूरी तरह छूट जाएगी। तू ऐसे क्यों रहता है बंटी? मैं सच कहती हूँ, तुझे वहाँ अच्छा लगेगा, बहुत अच्छा लगेगा मेरे बच्चे। डॉक्टर साहब तुझे कितना प्यार करते हैं। और भी जाने कितनी कितनी बातें, कितने आश्वासन, कितने। अरे कौन? बंटी? आओ आओ बेटे, और 4 दिन का साथ है, खेल लो। फिर तो बंटी कोठी में चला जाएगा तो पूछेगा भी नहीं कि टीटू किधर बसता है। मोटर में बैठ कर आ जाया करना कभी कभी। अब तो खूब ठाठ होंगे बंटी। और अम्मा के चेहरे पर वही मुस्कुराहट। होठ फैला कर भी अम्मा मुस्कुराती नहीं है, लगता है जैसे कुछ कह रही हो। बंटी जानता नहीं पर कुछ है जो बंटी को अच्छा नहीं लगता। उस दिन के बाद 5-6 दिन हो गए यहाँ रहकर भी बंटी टीटू के घर नहीं गया। आज नए घर में जाना है। शाम को 4 बजे के बाद ही शुभ समय है। डॉक्टर साहब ने कल आकर बहुत कहा कि आज ही चलो, रविवार का दिन है, सबकी छुट्टी है, शुभ अशुभ कुछ नहीं होता। क्यों बंटी, आज ही चले ना उस घर में जो तुम्हारी राह देख रही है? बंटी कुछ बोला नहीं, केवल डॉक्टर साहब का चेहरा देखता रहा। वो सचमुच उसी से पूछ रहे हैं। आंखों में कहीं जोत का चेहरा उभर आया। शादी वाले दिन के बाद से उसे देखा ही नहीं। न मम्मी उस घर में गई, न वहां से बच्चों को आने दिया। शायद शुभ समय नहीं था। लो, जब इतने दिन रुक गई तो अब एक दिन की बात है। तुम मानो न मानो, मैं तो अशुभ वेला में कोई काम नहीं करूंगी। शुभ अशुभ क्या होता है, कैसा होता है बंटी नहीं जानता। बस इतना जानता है कि मम्मी ने मना कर दिया है तो वे अब नहीं जाएंगी। कल जाओ, आ जाओ, क्या फर्क पड़ता है, बस जाना है तो जाना है। पर मम्मी का कोई शुभ अशुभ है जो नहीं जाने दे रहा। पर आज तो अब जाना ही है।
बंटी स्कूल से लौट आया। मम्मी ने बचा कुचा सामान भी उस घर में भिजवा दिया। बिना बर्तनों की रसोई, बिना कपड़ों की अलमारियाँ, बिना किताबों और मेजपेशों की मेजें, बिना दरी कारपेट के फर्श। खिलौनों की खाली अलमारी देखकर एक क्षण को सारे खिलौने आंखों के सामने घूम गए। पापा के भेजे हुए खिलौने। एकाएक ख्याल आया, पापा तो इस घर का भी पता नहीं जानते। अब वे आएंगे तो खबर कहाँ भेजेंगे? उन्हें कैसे पता लगेगा? कितने दिनों से पापा ने न कोई चीज़ भेजी है न खबर। पापा को पता है कि मम्मी ने शादी कर ली, हम लोग नए घर में रहेंगे। इस बार पापा को गए कितने दिन हो गए? 1 2 3 6 7 8 महीने हो गए। तभी डॉक्टर साहब की कार आकर खड़ी हो गई। डॉक्टर साहब नहीं आए, मम्मी भी आती ही होंगी। बंटी बरामदे की सीढ़ियों पर ही बैठ गया। ढलती धूप में उसका छोटा सा बगीचा खूब लहलहा रहा है। पानी देने वाला मोटा सा पाइप बल खाया हुआ घास में पड़ा है। इधर तो उसने अपने बगीचे में पानी भी नहीं दिया। वहां का बगीचा तुझे ही ठीक करना है बेटे, मम्मी रोज याद दिला देती थी और बंटी सुन लेता था बस। कोने में आम का पौधा हरी चिकनी पत्तियां लिए झूम रहा है। तुम जब जवान होगे बंटी भैया तो यह पौधा भी पेड़ हो जाएगा। ब्याह, बच्चे, बौर, आम, तुम्हें बड़े होकर क्या माली बनना है बंटी भैया, जो इतनी खोजबीन कर रहे हो? थोड़ा बहुत काम कर लिया करो और छुट्टी को। खटखट करती मम्मी आई। उनकी शॉल का एक छोर जमीन से घिसट रहा था। साथ में हीरा लाल और माली भी है। पहले मम्मी कॉलेज से आती थी तो चेहरा कैसा थका थका लगता था। आज लग रहा है जैसे कॉलेज से आई नहीं, कॉलेज जाने के लिए तैयार हो रही हैं। मम्मी कैसे खुश खुश रहती हैं आजकल। मांग का सिंदूर चमकता रहता है। पहले दिन मम्मी की लाल लाल मांग उसे बड़ी अजीब लगी थी, अब अजीब नहीं लगती। फिर भी नजर वहीं जाकर अटक जाती है। तू आ गया बेटे, कुछ खाया तो नहीं होगा? चलो अभी चलते हैं। हीरा लाल एक एक करके सारे कमरे बंद करने लगा। मम्मी बंटी के कंधे पर हाथ रखे माली को आदेश दे रही हैं। देखो माली, बंटी भैया के सारे पौधे उखाड़ कर उधर ले आना। मोगरा, गुलाब, मोरपंखी और कौन कौन से पौधे आ सकते हैं बेटे? एकाएक उसकी नज़र उस आम के पौधे पर गई। ये आम का पौधा आ सकता है वहाँ? आ सके तो ज़रूर ज़रूर ले आना। मम्मी को कुछ और भी याद आया। गाड़ी में बैठकर बंटी ने कुर्ती से नज़र अपने घर की ओर डाली और फिर खिड़की पर ढोने टिका ली। अब यह सब कुछ पीछे छूट जाएगा। 2-4 दिनों से तो उसे खुद मनाने लगा है कि यह सब उसको यहीं छोड़कर जाना है। कार चल दी, पर ये क्या? ये घर, ये बगीचा, हाथ जोड़कर खड़े हुए हीरा लाल और माली, सबके सब जैसे कार के साथ साथ दौड़े चले आ रहे हैं, धुंधलाए हुए, थरथराए हुए। कुछ भी तो पीछे नहीं छूटा। बंटी और मम्मी ने उसे अपने पास खींच लिया तो बंटी और मम्मी ने उसे अपने पास खींच लिया तो वो मम्मी पे जा लदा, पर बंटी रोया नहीं। ये तो कॉलेज का घर था बेटा, अपना घर तो था नहीं। अब वहाँ अपना घर होगा, अपने लोग होंगे। एकाएक ही मम्मी का स्वर भर्रा गया, पता नहीं खुशी से या दुख से। बंटी के अपने मन में तो खुशी है न दुख है, कुछ भी तो नहीं है सिवाय इस एहसास के कि वो जा रहा है।